आज की इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित जो कविता है भारत भारती उसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो यह कविता जो है वह अंग्रेज़ों के शासनकाल में लिखी गई थी और यहाँ पर भारत माता का तथा भारत देश का और साथ ही इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए शोषण के कारण भारत जो दरिद्र होता गया है तथा साथ ही भारत के गाँव की दुर्दशा जो है उसी को लेकर चिंतित है और उसी की व्याख्या यहाँ पर उन्होंने की है। इस कविता में भारत की दुर्दशा के साथ साथ प्राकृतिक परिवेश का भी चित्रण किया गया है। इसमें टोटल 6 पद हैं, जिनके पहले 2 पदों की व्याख्या इस प्रकार है कि कवि पंत कहते हैं कि भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का ही देश है तथा गांवों में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली रहती है, उनमें अनाज भी लहराता है, परंतु इसका जो हरा आंचल है वहाँ गंदगी व्याप्त रहती है, अर्थात यहाँ गांव में गंदगी छाई रहती है। और गंगा, यमुना तथा साथ ही जितनी भी नदियाँ बहती हैं वह भारत माता के जो आंसू हैं उसी को दर्शाते हैं, अर्थात गाँव की दुर्दशा को देखकर भारत माता इतनी उदास है, इस कारण उनके आँखों से जो आंसू बहता है वही गंगा एवं यमुना आदि नदियों में जल के रूप में प्रवाहित होता है। भारत के गांव में दीनता अर्थात दरिद्रता एवं अज्ञानता के कारण भारत माता का मन बहुत ही दुखी है और वह अंग्रेज़ों के आक्रमण के कारण अपने ही घर में एक प्रवासिनी के रूप में रह रही है, अर्थात उन्हीं से उनका घर छीन लिया गया है। नेक्स्ट जो 2 पदों की व्याख्या है वह इस प्रकार है। इसमें पराधीनता अर्थात अंग्रेज़ों के आक्रमण करने के कारण भारत की जो दुर्दशा थी उसका भावपूर्ण एवं यथार्थ चित्रण किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माता की जो 30 करोड़ संतान है वे मतलब गरीबी के कारण नंगे बदन रहने के लिए मजबूर हैं तथा वे आधा पेट भोजन करते हैं और वे शोषण से ग्रस्त हैं, साथ ही मतलब वे इसका विरोध नहीं कर पाने के कारण जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही यहाँ की जो जनता है वह असभ्य है, अशिक्षित है एवं गरीब भी हो गई है। ये जो अत्याचारी अर्थात जो अंग्रेज हैं वे मतलब इन्हें हमेशा अपने सामने झुका कर रखते हैं और साथ ही भारत माता जो है वह पेड़ों के नीचे रहती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। इनके पास उचित मतलब रहने की व्यवस्था न होने के कारण ये खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश हैं। कवि कहता है कि भारत भूमि पर सोने के समान अर्थात मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम जो भारतीय नागरिक हैं या कृषक हैं वे अत्याचारी शासकों या अंग्रेज़ों एवं शोषकों के सामने झुकने के लिए मजबूर हैं तथा वे उनके गुलाम बनकर रहते हैं। भारत का किसान जो है वह सहिष्णु एवं कुंठाग्रस्त है, साथ ही वह अपने मुख पर जो एक छोटी सी हंसी लाकर सारे दुखों को सहता है। जिस प्रकार चंद्र में ग्रहण लगने के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इस प्रकार राहु मतलब एक प्रचलित कथा है, जिस प्रकार राहु के द्वारा चंद्रमा को निगल जाने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है, उसी प्रकार अंग्रेजी जो शासकों ने भी भारतवासियों के सुख में या उनके जीवन में भी ग्रहण लगा दिया है। और यह कविता जो है वह आज़ादी के 10 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, इस कारण भारत की जनसंख्या 30 करोड़ बताई गई है एवं उस समय भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञान, अशिक्षा एवं गरीबी की जो स्थिति थी कवि ने उसका यथार्थ चित्रण किया है। और जो अंतिम के 2 पद हैं वे बहुत ही करुणा से भरे स्वर में कहते हैं कि भारत ने ही संसार को सबसे पहले ज्ञान दिया था, लेकिन आज वही भारत अज्ञानी है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत वही एक अंधे के समान है। आज इसके ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर भी आज भारत का जो संयम है वह सफल हो रहा है, उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। तथा साथ ही इसमें उन्होंने गीता के आध्यात्मिक संदेश का महत्व भी बताया है। साथ ही कवि ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा एवं मानव प्रेम के जो सिद्धांत हैं उनकी व्यंजना की है और साथ ही उन पर अपना विश्वास भी जताया है। इस कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं अन्य अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और इसमें भारत माता अपने भारत में रहने वाले निवासियों, कृषक एवं जो गरीब लोग हैं उनकी दुर्दशा को देखकर बहुत ही उदास है।